नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन। हुकूमत और अदालत के दरमियान जो मैच है उसके आखिरी ओवर का आगाज़ हो गया है। आज 12 बजे के बाद वो दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो पिटीशन जिसके ज़रिए उन्होंने ये तय करना है कि इंतखाबात पंजाब में किस वक्त होने हैं, जिसकी डेट उन्होंने मुतय्यन कर दी है, और इस इंतखाबी अमल को कैसे इन्फोर्स करना है, वो कल मामला टेकअप होगा। जो शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने जारी किया है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि हमने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उन पर कोई डिक्टेशन नहीं दी। ये आज खुद मुज़ाकरात हुए, बहुत अच्छी बात है और हम इसमें से इंकरेजमेंट भी लेते हैं, लेकिन जो 14 मई की हमने तारीख दे दी है वो तब्दील नहीं होगी। तो इन अ वे हुकूमत के ऊपर अगर ब्लेम आया कि उन्होंने इंतखाबात में तातुल का काम किया है या उसमें कोई रखना डाला है, तो फिर किसी न किसी की गर्दन तो सियासी तौर पर लुढ़केगी। इसके ऊपर अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला व कानूनी अमूर। इन मामलात पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने से पहले नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गोवा इंडिया क्यों गए, एक तनाज़ा शुरू हो गया है। इसके ऊपर हम शाज़िया मरी साहिबा से बात करेंगे जो वफाकी वज़ीर हैं तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़। इमरान खान बहुत ट्वीट करते हैं, 9 महीने के अंदर तकरीबन उन्होंने 8.5 ट्वीट किए हैं, बराबर में डिवाइडेड है उर्दू और अंग्रेज़ी में। इमरान खान के ट्वीट कितने अवामी होते हैं और कितने उनकी ज़ात के गिर्द या हाहाकारी करते हुए गुजरते हैं, इसके ऊपर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। तारड़ साहब, कल अब इन अ वे डी डे है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जो 14 मई की तारीख़ है वो तो हम तब्दील नहीं करने के। अब इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। PTI ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें बराह रास्त वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं आपकी हुकूमत को। तो कल आपको कुछ लगता है आपके साथ खड़ाक वड़ाक होने वाला है? बहुत शुक्रिया तलत साहब। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो 14 मई की डेट है वो सिर्फ पंजाब तक महदूद क्यों है, और हम ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि जब 90 दिन की लिमिट की बात होती है तो खैबर पख्तूनख्वा को इस इक्वेशन से बाहर क्यों रखा जाता है और बार बार आकर पंजाब के इलेक्शन पर जोर क्यों दिया जाता है। देखिए, हमारा दामन साफ है, हमारा इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, हमारा कॉन्शियस भी क्लियर है, ज़मीर हमारा मुतमईन है कि हमने जो चीज़ भी आई, जो कोर्ट ऑर्डर आया, डायरेक्शन आई, उसको पार्लियामान को रेफर किया और वो काबीना के पास गई हो, वो वज़ीर आज़म के पास गई हो, एग्जेक्टिव के जिस भी विंग के पास जो भी मामला गया है उसको पार्लियामान में रखा गया है, उस पर वोट कराया गया है और उसके तहत पार्लियामान ने फैसले किए हैं जो किए हैं। और मैं नहीं समझता कि आइन का खालिक इदारा, कानून साज इदारा, जिससे तमाम इदारे अपनी ताकत और अपने इख्तियारात और अपने फ़राइज़ जो हैं वो लेते हैं, ड्रॉ करते हैं और उनके हदूद व क़यूद का तयन होता है, उस इदारे को मैं नहीं समझता कि कोई या तौहीन के ज़ुमरे में लाया जा सकता है या अदलिया के कटहरे में लाके खड़ा किया जा सकता है। हमने तो अच्छी नीयत से बातचीत भी की और PTI को इस बात पे मनाया कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। आइन की मंशा भी ये है, आर्टिकल 24 की मंशा भी ये है। जो बोन ऑफ कंटेंशन है या जहाँ पे बात थोड़ी अड़फस हुई वो फेडरल गवर्नमेंट की डिसोल्यूशन पे था, और मैं नहीं समझता ये ऐसा मसला कश्मीर है या कोई ऐसा मसला है कि जो दुश्मनी की हद तक हो और बैठ के हल ना किया जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसको बैठ के किसी हल की तरफ ले जा सकते हैं, ये मामला हल हो सकता है। और एक तो अगर मैंने आपको सही सुना, अगर मैंने आपको सही सुना तो आप ये फरमा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की तहलील जो है ये ऑफ द टेबल नहीं है, ये टेबल पर इम्कान की सूरत में या निगोशिएटिंग नुक्ते की सूरत में मौजूद है। नहीं, इस पे देखिए हमारा इख्तियार नहीं है कि जब IMF की नेगोशिएशन चल रही हो, जब आपने बजट दे के जाना हो और आपको पता हो कि IMF केयर टेकर गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं करता और दोस्त ममालिक के साथ जो मुआहदे हैं एड के हवाले से और फंड्स के ट्रांसफर के हवाले से वो जुलाई के आखिर तक जाने ही जाने हैं। 12 अगस्त तो वैसे हुकूमत का आखिरी दिन है
तो देखिए ये मामला तो जुलाई के एंड तक जाएगा और 10 days हियर और 10 days देयर, इट डज नॉट मैटर। तो ये चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है और यही बात तरीके इंसाफ को समझाने की कोशिश की गई है। इस बात को समझें और अगर आप इंतखाबात चाहते हैं तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड करके एक दिन इलेक्शन करवाया जा सकता है। और अगर अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाए तो ये कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे भी बड़े गिले शिकवे हैं कि 63A की गलत तशरीह करके पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म करवाई गई PTI की, उसके नतीजे में इन्होंने ये असेंबलियां तोड़ी और ये इलेक्शन जो है दे आर फोर्सिंग देयर वे थ्रू इट। तो क्या 63A का रिव्यू अदलिया को ठीक करना जो है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो एक रॉन्ग किया गया उस रॉन्ग को राइट करने के लिए कई रॉन्ग्स किए गए, तो 63A को ठीक करें। आइन को असर इन्होंने लिखा गया है। लेकिन बसत एहतराम, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कन्विंस नहीं करना, आपने अदालत उज़्मा को कन्विंस करना है। और आपने, हम समझते हैं कि आपकी जमात ने और पार्लिमान ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है और स्टैंड ऑफ भी है पार्लियामेंट के दरमियान और अदालत के दरमियान। लेकिन बराह रास्त अदालत जो है वो हुकूमत की मिनिस्ट्री से बात कर रही है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से बात कर रही है, वो दिफा की मिनिस्ट्री से बात कर रही है, वो दूसरे इदारों से बात कर रही है, स्टेट बैंक से वो बात कर रही है। तो आपने अदालत को कन्विंस करना है कि आपकी इस बात में जाना है, और वो अब कन्विंस नहीं होगी। मेरा ख्याल था कि आज जो ऑर्डर जारी किया गया है उसके अंदर शायद ये कहीं लचक दिखाई जाए, लेकिन वो लचक नहीं है। दे आर सेइंग कि 14 मई की जो तारीख है पंजाब के इंतखाबात तक, तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद वो एक पत्थर में लकीर है। तो कल उस लकीर से तो वो नहीं पीछे हटेंगे। नहीं, देखिए उनके पास अब ऑप्शन नहीं है। देखिए मुझे आज एक वकील साहब ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल अपना जो है वो ऑस्ट्रिच की तरह दे बेरिड देयर हेड अंडर द सैंड, मतलब वो मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। आप स्टेट बैंक से बात कर लें, आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात कर लें, आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात कर लें, जब पार्लियामान उनको हिदायत ही जारी नहीं कर रहा और आइन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स है वो ये है कि एक्सपेंडिचर विल बी वोटेड अपॉन बाय द असेंबली, इखराजात के ऊपर असेंबली में रायशुमारी कराई जाएगी। तो जब वो असेंबली ने वोट करके कि हमने ये इखराजात नहीं देने आपको, आप कहते हैं कि एस पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इसकी दें। अब एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल कैसे दे दें कि जब इखराजात अभी आपको अगर आपको करने दें और कल को असेंबली रिजेक्ट कर दे, तो उस 21 अरब के लिए कौन जिम्मेदार होगा और वो कौन सरकारी खजाने में जमा कराएगा। तो ये गलत बात है कि आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री से और डिवीजन से बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट से बात करें, पूछे पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट आपको बताएगी कि आपको इख्तियार नहीं है कि आप पार्लियामेंट को पूछें, ना आपको ये इख्तियार हासिल है कि एक बिल जिस पे वोटिंग हो गई हो, एक डिमांड जिस पे वोटिंग हो गई हो, आप उसको अंडू करने की कोशिश करें। आप कैसे अंडू कर सकते हैं? क्या आइन ने आपको इस बात की इजाजत दी है? और मैं समझता हूं कि ये भी हमारी एक नाकामी थी कि 63 पे हम खामोश रहे, मगर उसके बाद सलाम है पार्लियामेंट को कि पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो गई इस आईनी और कानूनी जंग में। देखिए हमारा एक वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जो ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से आई है। उसमें तो पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने ही तमाम चीजें तय करनी है। पार्लियामेंट जब कह रही है कि हम एक आना देने को तैयार नहीं हैं, तो आप चाहे स्टेट बैंक को बुला लें, आप चाहे फाइनेंस को बुला लें, आप जिसको भी बुलाएंगे, जवाब एक ही है कि असेंबली ने इसको वोट आउट कर दिया है। और ये लेकिन थ्रेट किया गया कि आप अगर बनी बिल डिफीट हो जाए और ये कह दिया जाए कि आपकी डिमांड जो आपने रखी थी ग्रांट के लिए वो नाकाम हो गई है, तो तसव्वुर कर लिया जाता है कि हुकूमत जो है वो फॉल कर गई है और अदम एतमाद हो गया है। अल्लाह के फजल से वजीर आजम 180 अरकान पर मुश्तमिल ले चुके हैं एतमाद का वोट। अब तो अदम एतमाद वाली बात भी खत्म हो गई, इत्माम हुज्जत हो गया। पार्लियामान ने अपना जहन भी डिस्क्लोज कर दिया। द पार्लियामेंट हैज स्पोकन आउट, हैज स्पोकन बोल्डली। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई रूम बचा है कि पार्लियामान के ऊपर कोई कदगन लगा के पार्लियामान के डिसीजन को ओवरटर्न किया जा सके। इस आइन के तहत ना ये गुंजाइश मौजूद है, ना इस बात की इजाजत दी जा सकती। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके तज्जिए, मालूमात और तर्ज फ़िक्र के पेश नज़र, आपके ख्याल के मुताबिक 14 मई की जो तारीख़ है इंतखाबात के लिए जो मुतय्यन की गई है, उस रोज़ इंतखाबात किसी सूरत नहीं हो सकते, ना ही होने चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि पार्लियामेंट हैज़ ऑलरेडी स्पोकन। आज 4 तारीख हो गई और कल 5 तारीख का सूरज चढ़ेगा
तो मुझे बताइए कि 9 दिन के अंदर इंतखाबात कैसे मुमकिन होंगे? और हम तो चलें, फिर भी एक पार्लियामान ने फैसला किया, उसके मतहत हम हैं, उसको हम मानते हैं। तो तहरीक इंसाफ ने कितनी कैंपेन कर ली है, या दीगर पार्टियों ने कितनी कैंपेन की है 14 तारीख के इलेक्शन के लिए? कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है 14 मई का जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिजेक्ट कर चुकी हैं, गवर्नमेंट और अपोजिशन समेत। तो ये आई डोंट थिंक इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, और इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, यही आम तासुर है। और 14 की तारीख वाला तो मामला गुजर गया, अब तो कोई नई तारीख आएगी। और क्या ही अच्छा हो कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन हो और अक्टूबर में इलेक्शन करवाए जाएं। अक्टूबर से पहले इलेक्शन मुझे नहीं लगता मुमकिन है। हाँ, जब ये बेंच बैठे तो 63A पे जरूर गौर व फिक्र करें कि 63A वाला जो रॉन्ग है उसको राइट कैसे किया जा सकता है। वो 63A के ऊपर तो ज़ाहिर है वो नहीं बैठेंगे, वो तो 14 मई के फैसले पर ही बैठेंगे। आपको वैसे हैरानी हुई कि इन तमाम मामलात के बावजूद जो पार्लियामान के अंदर उठाए गए, जो वकला ने उठाए, जो आर्गूमेंट्स किए गए, जो मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से सबमिशंस की गई, जो इंटेलिजेंस के सरबराहान ने उनको ब्रीफिंग्स दी, बैंक का जो बेंच का इसरार है वो तब्दील नहीं हुआ। आर यू सरप्राइज्ड या यू आर नॉट सरप्राइज्ड? नहीं, हमारी तवक्को तो यही थी। और हम जब फुल कोर्ट नहीं बनाया गया और फुल कोर्ट मीटिंग नहीं कॉल की गई और सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन जो है वो खुल के सामने आ गई, और फिर जो बेंच था वो 9 से शुरू हो के 5, 5 से 7, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3 पे आया, तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि वो 3 जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट का निस्फ भी नहीं है, और तासुर यही है कि उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट है और वो उस माइंडसेट के तहत फैसले हो रहे हैं। अगर इंसाफ करना था, और इंसाफ देखें, इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता नजर भी आना चाहिए, तो ये तो फिर फुल कोर्ट बना देते, लार्जर बेंच बना देते, 7 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच बना देते। मगर जहां पे हालात ये हों कि 3 ही जजेस ने फैसले करने हों और तमाम वकला बरादरी भी ये बात कर रही हो कि ये तासुर आम है कि ये 3 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो फैसला, वो एक माइनॉरिटी का फैसला है। 4-3 की डिबेट आई, 3-2 की डिबेट आई, तो आज भी 4-3 का फैसला तो फील्ड में है। मगर अब ये बेंच एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड के तहत ये तासुर बिल्कुल मिलता है कि वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, और हमें पता था कि ये क्या करना है, कि फुल कोर्ट से इनकार, 4-3 की जजमेंट मानने से इनकार, बेंच को एक्सपैंड करने से इनकार। तो जब ये 3 रुकनी बेंच जो अकलियती बेंच है वो जब फैसले करेगा तो इसमें ताज्जुब वाली तो बात नहीं है, वो तो क्लियर है कि उन्होंने क्या फैसला करना। आपने 2-3 मरतबा माइंडसेट का जिक्र किया, इस बेंच के माइंडसेट का, वो क्या माइंडसेट है, इसकी वजाहत करेंगे? वो माइंडसेट वही है, और देखिए मेरा ताल्लुक भी ये वकला बरादरी से है। हमारे जो वकील साहबान हैं, आज भी वकील साहब एक से बात हो रही थी, वो सहूलतकारी का एक अंसर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कुछ जज साहिबान का। और देखिए हमारे दौर में जब हम ऑपोजिशन में थे, कई लोगों की जमानत की दरखास्तें 2-2 साल नहीं लगती थी इसी कोर्ट के तहत। बिलाल किदवाई अमेरिका से एक लड़का पढ़ के आया, LDA में वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, 2 साल उस शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लड़के की बेल किसी ने नहीं सुनी। आहा चीमा के बच्चे पूछते रहे कि मेरा वालिद 3 साल घर क्यों नहीं आया। राणा सनाउल्लाह पे मंशियात डाली गई, किसी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया। तासुर ये है कि वो माइंडसेट इमरान खान की सहूलतकारी का है, जिसमें खानदान के अफराद शामिल हैं, जिसमें सास साहिबा शामिल हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें जलसे में फैमिली मेंबर शामिल हैं, कि जो व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करके तो इन्फ्लुएंस भी करते हैं, फैसले भी सादर फरमाते हैं, और वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उस माइंडसेट को फरोग भी देते हैं। ये माइंडसेट है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। अच्छा, अब आपकी हुकूमत ने और आपकी जमात ने और आपके इत्तेहादी पार्टियों ने ये स्टैंड ले लिया है जिसके अंदर जज साहिबान के माइंडसेट का भी तज्जिया है, उनका जो सोशल नेटवर्क है, उनका जो मुबैना तौर पर इन्फ्लुएंस है उनके फैसलों पर, उसका भी तज्जिया है। ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं, उसको बड़ी कंट्रोवर्सी चली है, जज साहिबान को बुनियादी तौर पर रगेदा गया है। उसके वजूहत जो भी हों, लेकिन ये एक तसव्वुर है। आपके ख्याल में ये जो नया भौचाल है गुस्से का या तासुब का या रद्द-ए-अमल का, ये कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है अगले दिनों में या नहीं?
नहीं, देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये रद्द अमल एक फितरी रद्द अमल है और इसने आना ही था, क्योंकि जुल्म ज्यादती जब होगी तो रद्द अमल तो आएगा और पार्लियामान के फैसलों को जब रोंदा जाएगा। आप मुझे तारीख में बता दें कि कोई कानून पार्लियामान ने बनाया हो और अभी वो राइज ना हुआ हो, नाफिजुल अमल ना हुआ हो, मार्ज़े वजूद में ना आया हो और उसके ऑपरेशन को से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाए। ये तासुब नहीं है तो और क्या है? ये पार्लियामान के ऊपर कदगन लगाने के बराबर नहीं है तो और क्या है? ये आइन से इनहराफ नहीं है तो और क्या है? इसको क्या नाम और इसे क्या कहा जाए? तो देखिए, ये तो जब पार्लियामान के ऊपर कदगनें लगाई जाएंगी, जब तासुर ये होगा कि एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट के तहत जो है वो फैसले हो रहे हैं, इक़दामात उठाए जा रहे हैं, तो फिर ये मामला किस तरफ जाएंगे? और क्या कोर्ट की जिम्मेदारी है कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, आपस के डिफरेंसेस को रिजॉल्व करें? सियासतदानों को सालसी का कहा जाता है, आपस में मिल बैठ के फैसले करने का कहा जाता है, तो कोर्ट को मिल बैठ के कर फैसले नहीं करने चाहिए? क्या कोर्ट को कोई ये बता नहीं सकता कि आपने मिल बैठकर फैसले करने हैं, आपस में हमआंगी को बरकरार रखना है, तकसीम के तासुर से बचना है? तो ये देखिए, ये तो मामलात ऐसे ही हैं। ये रद्द अमल एक फितरी रद्द अमल है और जहां जुल्म ज्यादती होगी वहां आवाज भी उठेगी, वहां शोर भी होगा, वहां पे पार्लियामान की तरफ से फैसले भी सुनाए जाएंगे। क्लियर होगा व्यूअर्स पर आपकी और मेरी ये बातचीत सुन के कि आपकी जमात को, आपकी हुकूमत के मेंबरान को, आपके इत्तेहादियों को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके बराबर में जो बेंच सुनेगा, जस्टिस मुनीर साहब हैं, एजाजुल हसन साहब हैं, इन पर सिफर एतमाद है। मतलब आपकी बात आपने कहा नहीं है, लेकिन देखने वाले जो हैं वाज़े अंदाज से नतीजा अखज़ करेंगे। सिफर एतमाद है आपको। आपके ख्याल में इस बेंच से आपके लिए कोई खैर की खबर नहीं आ सकती? इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग? मतलब आपने जो अभी तक बात की उसका लुबे-लबाब यही है? अदालत साहब, इन unequivocal and unambiguous terms we are very clear on this कि इस पे बिल्कुल देखिए, जब 4-3 का फैसला आया और पार्लियामान ने उसको तस्लीम किया और पार्लियामान की करारदाद है कि 3 रुकनी बेंच को उन्होंने मुस्तरद किया, उसके फैसलों को मुस्तरद किया, कानून साजी को स्ट्राइक डाउन करने वाले फैसले को जो है वो मुस्तरद किया। तो ये तो पार्लियामान का फैसला है, ये किसी सियासी जमात का फैसला नहीं है। और तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामान में हैं वो इस माइंडसेट के साथ और इस सोच के साथ खड़े हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के किए गए फैसले वही हतमी हैं, वही अटल हैं और उस पर किसी किस्म की कदगन नहीं लगाई जा सकती। तो पार्लियामान तो अदम एतमाद कर चुका है इस 3 रुकनी बेंच पे। इसको अक्सरियती फैसला है 4-3 का, उसको लीगल और वैलिड फैसला करार दे चुका, 3-2 के फैसले को अकलियती फैसला कहकर मुस्तरद कर चुका, कानून साजी को स्ट्राइक डाउन करने के फैसले को मुस्तरद कर चुका। तो वी आर वेरी क्लियर इन वेरी अनएम्बिगुअस टर्म्स। हम तो वी आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश। हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल एतमाद जो है वो नहीं है और ये अदम एतमाद पार्लियामान ने किया है, किसी और इदारे ने नहीं किया, ना किसी सियासी पार्टी ने किया है। पार्लियामान के तहत ये फैसले हुए हैं और पार्लियामान ने ही ये फैसले करके तो ये बताया है कि पार्लियामान सुप्रीम है और हमने वोटिंग भी कराई है। तो इसलिए मैं नहीं समझता इसमें किसी किस्म का कोई अभाव है। चलें, ये तो साबित हो गया, फिर अपने वाज़ेह अंदाज से भी बता दिया कि तासुर नहीं है, ये हकीकत है, एतमाद सिफर है। जो बातचीत का मामला है सियासी जमातों के दरमियान वो किसी सिमत जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, नतीजा खेज साबित नहीं हो रहा। जज साहबान जो हैं अपनी तारीख जो मुतय्यन कर दी है उससे हट नहीं रहे हैं। उनके ज़हन में यह भी ख्याल है कि उनकी घर वालों की ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, उनको प्रेशर में डाला जा रहा है, वो गुस्से में भी हैं। तो खैर की खबर तो आने की नहीं है। बुरी खबर आपके लिए क्या आ सकती है? मतलब आपने प्लानिंग तो की होगी ना, वॉर गेमिंग तो की होगी, आपके ख्याल में बुरी खबर क्या आ सकती है इस कोर्ट में से? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई बुरी खबर आ सकती है। बहुत होगा तो यही कहेंगे इंतखाबात करा दें, मगर वो भी 14 को मुमकिन नहीं है, उसके लिए पैसे भी अवेलेबल नहीं हैं। तो फिर यही होगा कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो जाएगी और पार्लियामान कहेगी कि हम एक वोट करके एक ग्रांट को मुस्तरद कर चुके हैं, ये फैसला हमारे पे कैसे मुसल्लत किया जा सकता है। तो वर्स कम्स टू वर्स तो मुझे पार्लियामान और अदलिया के इदारे का तसादुम नजर आता है और वो आइन और कानून के तहत नजर आता है कि आइनी पोजीशन पे पार्लियामान खड़ा है, कानूनी पोजीशन पे खड़ा है, फर्म खड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एडवर्स डिसीजन
एग्जेक्टिव के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ या काबीना के खिलाफ आ सकता है, पूरे पार्लियामान को तो घर भेजने से रहे, तो फिर ऑब्वियसली इट विल बी पार्लियामेंट वर्सेस द जुडिशरी, और जुडिशरी भी पूरी नहीं है, साहिबान हैं जो अपना फैसला जो है वो पूरी कौम पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं, और यही तासुर इनके फैसलों से मिलता भी है और नजर भी आता है। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपने। आप देखते हैं कि कल के दिन ये खदशात जो हैं उनमें से कितने खदशात पूरे होते हैं और क्या कोर्ट के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आ सकती है विच माइट सरप्राइज योर गवर्नमेंट। आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, अब बात करते हैं खारजा अमूर के भी, जिसके साथ बहरहाल पाकिस्तान भी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो गोवा इंडिया में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शिरकत करने के लिए क्या गए कि पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर तनकीद की भरमार होगी, और ज़ाहिर तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रही है। कश्मीर का सौदा करने जा रहे हैं, मोदी को मनाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर टूरिज़म करने के लिए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि वज़ारत ख़ारजा की तरफ से और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से बताया गया कि इस विज़िट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, तनकीद जारी है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हम इस पर लेना चाहेंगे। हमारे पास शाज़िया मरी साहिबा मौजूद हैं जो वफाकी वज़ीर हैं तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़। शाज़िया साहिबा बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अगर मैं आपसे जान पाऊँ, बिलावल भुट्टो साहब के जो नकाद हैं वो कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान इस वक्त जाना नहीं चाहिए था उनको, भले मकसद जितना भी अच्छा है, तंजीम का एक इजलास है और हमें इंगेज रखना चाहिए, उनको इस वक्त जाकर हिंदुस्तान को ये सिग्नल नहीं देना चाहिए था कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर किसी भी किस्म की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी के लिए तैयार है। ये तनकीद है। बहुत शुक्रिया तलत साहब। मेरा ख्याल है कि जो नकाद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस विज़िट के हवाले से जो आपने बात की और जो तनकीद कर रहे हैं, वो एक ज़हनी कैफियत का शिकार हैं, और आपने क्लियर भी किया कि ये पीटीआई के जानिब से इस तरह की तनकीद आ रही है जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, सिर्फ तनकीद है, सिर्फ जो उनकी एक सियासी इमेच्योरिटी है उसका वो मुज़ाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं बहुत सारी ऐसी बातें गिनवा सकती हूँ माज़ी हाल की, जहाँ पर पीटीआई के जो सरबराह हैं इमरान नियाज़ी साहब, वो तो बाकायदा इस वक्त जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी हैं उनके एजेंट बने नज़र आए और उनके इलेक्शन से कबल उनको गुड लक कहा। मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन चूँकि एससीओ का ताल्लुक़ इन चीज़ों से नहीं है, एससीओ शंघाई को जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो इस खित्ते के अंदर एक बहुत अहम फोरम है, और इसके अंदर सेंट्रल एशियन ममालिक हैं बशमूल रशिया और चाइना के, और ये ममालिक अपने अपने ममालिक के लोगों के लिए बेहतरी लाना चाहते हैं, एक साथ कोऑपरेशन को मजबूत करके। तो मैं समझती हूँ कि इस फोरम की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने की ज़रूरत है, और जो डिस्ट्रैक्शन कर रही है पीटीआई गलत तनकीद करके आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, उसे क्लियर करना चाहती हूँ। इस तरह की बातों में उलझकर हम अपने मुल्क का नुकसान करेंगे, और मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई सेन एलिमेंट्स हों अगर पीटीआई में, तो उनको समझा दें, इनके ख़ास तौर पे लीडर को, कि इस तरह की तनकीद सिर्फ पाकिस्तान के जो मुफाद हैं उनको हर्ट करती है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनका एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है इस वक्त की जो हिंदुस्तान की सरकार है उसके रवैये के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो उनके वज़ीर आज़म का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो, और वो बतौर एक पॉलिटिकल फ़िगर के, एक पॉलिटिकल लीडर के अपना वो मौक़िफ़ रखते हैं। लेकिन आज अगर वो हिंदुस्तान गए हैं या गोवा में जो एससीओ कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं वो बहैसियत फ़ॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तमाम तर जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनको बालाए ताक रखते हुए बतौर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के इंटरेस्ट का दिफा करना ज़रूरी समझा। सो आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट हिम फॉर दैट, एंड द फैक्ट कि वो अटेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करने के लिए, हमारे यहाँ की जो सूरत हाल है उस पर बात करने के लिए, और स्ट्रेटजाइज करने के लिए कि ख़ित्ते में हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और हम अपने लोगों के लिए क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं।
ये भी कहा जा रहा है कि शिरकत का मसला नहीं है, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रेजेंस है उससे उसका जो सिंबलिज्म है वो शायद अच्छा नहीं है पाकिस्तान की खारजी अमूर के लिए, बिलखसूस हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए, जो कश्मीरियों को पैगाम देने के लिए। और इस वजह से तजवीज़ ही दी जा रही थी कि अगर आपको ऑप्शन मिली थी कि आप इसको बज़रिया वीडियो लिंक इसमें शमूलियत कर लें तो वो आपको अवेल करनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में ये भी एक पहलू है कि क्या हम कोई दरमियाना रास्ता निकाल सकते थे कि शिरकत भी कर लेते और फिजिकल प्रेजेंस भी ना होती। तलत साहब, मेरा ख्याल है कि आप भी खासी नज़र रखते हैं जो डिप्लोमेटिक मामलात हैं। यकीनन एक आप ऐसे सहाफ़ी हैं जो रिसर्च बेस्ड अपने प्रोग्राम्स करते हैं, और जो पीटीआई के वो अरकान हैं जो कभी फ़ॉरेन पॉलिसी पे कभी अगर उन्होंने कभी देखी उन चीज़ों को देखा हो। और जहाँ तक आपने कहा कि कोई और ऑप्शन है, देखिए पाकिस्तान एक फुल मेंबर है। पाकिस्तान क्यों अपनी नुमाइंदगी भरपूर तरीक़े से ना करे, मतलब इट इज़ हम फुल मेंबर हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। बाकायदा जब हम फुल मेंबर बने तो उसी वक्त हिंदुस्तान भी फुल मेंबर बनने का ख्वाहा था, और हम जब फुल मेंबर बने हैं तो एक बहुत अहम फोरम के फुल मेंबर बने और एक अहम मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हम क्यों भागें अपने मुल्क को एक इंटरनेशनल फोरम पर रिप्रेजेंट करने से? वो अब गोवा में होता है या किसी और दुनिया के मुल्क में या सेंट्रल एशिया के किसी और मुल्क में होता है, मेरा ख्याल है ये बहस होनी भी नहीं चाहिए। दिस इज़ प्योरली SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन खारजी अमूर ज़ाहिर हम ज़्यादा आपसे डिस्कस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इसके ऊपर आपने भरपूर अंदाज से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने रखा। तो इसी फ़्लो के अंदर हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो हमारा मगरबी मामला है और अंदरूनी हालात आपके सामने हैं। अभी पारा चनार के अंदर जो अंदरनाक वाक़या हुआ, जिसको फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कंडेम भी किया, आपकी पार्टी ने उसको स्टैंड लिया। वज़ीरिस्तान के अंदर कत्ल गारतगरी का वाक़या हुआ। तो जो हमारा मगरबी बॉर्डर है, कहा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब थी तो इन मामलात पर तवज्जो थी, लेकिन इस हुकूमत में मगरब से जो हमें थ्रेट आ रही है उसके ऊपर हमारी इतनी तवज्जो नहीं है। तो पहले तो मैं आपका रिएक्शन पारा चनार के ऊपर लेना चाहूँगा जो वाक़या हुआ, और उसके बाद अगर आप इसको भी टेकअप करें कि ठीक है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमारी जो मगरबी सरहद के चैलेंजेस हैं वहाँ पर हम इंगेज करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगरचे मैं देख रहा हूँ इस वक्त एज वी स्पीक कि जो एक्टिंग अफगान फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आपके इन दोनों मामलात पे थॉट्स चाहिए थे। आपने पूछी है वेस्टर्न बॉर्डर की, ऑफ कोर्स आपने जो वाक़े की निशानदेही की, जितनी भी मज़म्मत की जाए वाक़यात जो हो रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, जहाँ पे हमें हर्ट किया जा रहा है, जहाँ पे हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, जहाँ पे लॉलेसनेस जो है वो देखी जा रही है, तो उस पर मज़म्मत भी होती है, तकलीफ़ का इजहार भी करते हैं। और यकीनन इसके लिए हमारे जो रिएक्शंस हैं या जो हमारी अप्रोच है वो भी बहुत क्लियर होनी चाहिए। बहुत हद तक इसको एड्रेस किया जा रहा है, बट यू नो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ पार्ट ऑफ अ यूनिटी गवर्नमेंट। हम अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखते हैं, और हम कई चीज़ों पे कायल करते हैं अपने कॉलीग्स को, क्योंकि हम बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। हम बड़े क्लियर हैं एक्सट्रीमिज़म को लेके, हम बड़े क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो टेररिज्म की पॉलिसी होनी चाहिए उसे कैसे काउंटर करना है, हम इन चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर हैं, ख़ास तौर पे जो नैरेटिव बिल्डिंग है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, हमारी कंसर्न्स यकीनन अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के मामलात में हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ना हमें इस पर कोई बात करनी चाहिए। दैट्स अ सॉवरेन कंट्री, वी आर अ सॉवरेन कंट्री। बट जो भी स्पिल ओवर हमारी तरफ आएगा, खा वो टेररिस्ट के हवाले से या टेररिज्म के हवाले से हो, एक्सट्रीमिज़म के हवाले से हो, या वो जो एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे बच्चियों की पढ़ाई रोकी जा रही है, जहाँ पर लोगों की फ्रीडम्स छीने जा रहे हैं, तो हम यकीनन अगर इसका असर एज अ नेबरिंग कंट्री हम डायरेक्ट फील करेंगे तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे। और फिर हमें उसके लिए सिर्फ हुकूमत का फ़ोरम नहीं है, हम अपनी जमात के फ़ोरम पर से भी ऐसी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, उठाते रहे हैं। एक सवाल बड़ा गहरा हो रहा है कि
सियासी जो सूरत हाल है जैसी भी है वो आपके सामने है, और उसमें अदालती मामलात जो हैं अब बुरे तरीके से उलझ गए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात को पनपने का मौका मिल रहा है, दहशतगर्दों को अपना एजेंडा परसू करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि एक दिन भी नहीं गुजरता जब आप कोई अक्लमंदी वाली, दूरंदेशी वाली बहस का आगाज़ कर सकें। बहस को नुक्ता इख्तिताम तक पहुँचाना तो आप छोड़ ही दें। तो ये जो सियासी तौर पर मामलात हैं, आपको क्या लगता है कि वाक़तन इस खला की वजह से दो असम्बलियाँ मौजूद नहीं हैं, अदालत के अंदर मामला फंसा हुआ है, कल डेट भी लग गई है, अब अदालत ये कह रही है जी कि ये जो हमने डेट दी थी पंजाब के इंतखाबात की वो तो अपनी जगह पर मुतय्यन है, उसको तो हम तब्दील नहीं करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि अंदरूनी तौर पर जब आप देखती हैं बतौर सीजन पॉलिटिशियन एंड मेंबर ऑफ द फेडरल कैबिनेट, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात किस तरफ जा रहे हैं? तलत साहब, जो आपने नक्शा खींचा है मौजूदा हालात का, मैं समझती हूँ कि यही वो तशवीश थी जो हमने महसूस की और जो फ़िक्र हमें थी, और इसीलिए आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगाज़ किया इस डायलॉग का, पॉलिटिकल डायलॉग का विद ऑल अदर स्टेक होल्डर्स, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क के अंदर। हमने समझा कि क्योंकि ये फ़िज़ा साज़गार नहीं है पाकिस्तान में किसी भी किस्म की प्रोग्रेस के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक फ़्रंट पे हो, चाहे वो माशरती फ़्रंट पे हो, या वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिहाज से, जे इस मुल्क के अंदर अगर तरक्की देखनी है तो उसके लिए बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है हर उस शख्स के अंदर जो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर उस आदमी के अंदर या हर उस एंटिटी के अंदर जो इस मुल्क के कारोबार में या इकॉनमी में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। और जब तक ये नहीं होगा तो मुल्क उस तरह की तरक्की नहीं करेगा, हमारी आवाम को उसके असरात नहीं नज़र आएंगे। तो इसीलिए सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो कि इस मुल्क के सदर रहे हैं और उनको रेकन्सिलेशन के हवाले से बाकायदा उनकी तारीफ़ की जाती है, उन पर तनकीद करने वाले भी उन पर उनकी ये तारीफ़ ज़रूर करते हैं कि उनको रेकन्साइल करना आता है। और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी इस डायलॉग को बहुत भरपूर अंदाज में वो आगे लेकर गए हैं, और हमारी जो टीम है वो इन तमाम नेगोशिएशंस और डायलॉग्स में शामिल हुई। लेकिन कता कलामी होती है, बेनतीजा रहे हैं, ये बेनतीजा भी रहे हैं। और ये क्या हुआ बिलावल भुट्टो, मैं उसके नताइज, अगर आप इसका भी साथ ऐड कर दें कि बिलावल भुट्टो साहब, मैं ऐड करूंगी जी, बिलावल भुट्टो साहब ने यह भी कहा था कि हम कनपट्टी पर पिस्तौल के नीचे डायलॉग नहीं करेंगे, लेकिन ये कोर्ट की डायरेक्शन पर ही हुआ। हम समझते हैं कि आपकी पार्टी ने स्टैंड लिया, लेकिन कोर्ट की डायरेक्शन पर ही हुआ ही। नो, I will respectfully correct you here कि ये कोई कोर्ट की डायरेक्शन पे नहीं हुआ। अव्वल तो मेरा ख्याल है कि मैं अदालत के मौजू पे भी बात करूँगी थोड़ी बहुत, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा बता दूँ टू जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, क्योंकि लोग देखते हैं और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि ये किसी भी अदालत की डायरेक्शन पे या डिक्टेशन पे हुआ है। आपको आसिफ अली ज़रदारी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड पता है, वो पॉलिटिकल डायलॉग में बिलीव करते हैं और वो पॉलिटिकल डायलॉग करते आए हैं, और उनको बाकायदा ताने भी मिलते हैं, कभी फ्रेंडली अपोजिशन, कभी क्या। लेकिन पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम के लिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें अमन की ज़रूरत है। हमें ये तसादुम और केओस नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर। तो कोई तो पहल करेगा, और इसीलिए पीपल्स पार्टी ने पहल की है। इसमें किसी भी जानिब से कोई ना इंस्ट्रक्शन है ना डिक्टेशन है। हाँ, बाद में उनकी जो आई हैं इंस्ट्रक्शंस और जो भी आप उन्हें कहें, बट मैं उनको भी आपके तवज्जुह से ये कहूँगी कि इस तरह का डायलॉग अपने अंदर जो सर्कल है उसके अंदर ज़रूर करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जिस तरह की ख़बरें हमें उनकी जानिब से आती हैं और उनके अंदर टूट फूट की आती हैं तो हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए हम तो ये भी तजवीज़ देंगे आपके तवज्जुह से कि वो अपने अंदर इस डायलॉग को प्रमोट करें ताकि वहाँ की जो ख़बरें हैं उनमें बेहतरी आ सके। अब जहाँ तक सवाल पैदा होता है आउटकम का, तो देखिए मैंने आपसे कहा ना कि पहले हमने गवर्नमेंट एलाइज को आमादा किया, बिकॉज़ देखिए हम
बावजूद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के, बावजूद तमाम पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हमारे रहे हैं उन पार्टीज़ के साथ जिनके साथ हम आज एक मखलूत हुकूमत बना के बैठे, हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में मिलकर काम करने का अज़म किया, हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ बेहतरी लाएं, जितनी हम कर सकते, मेहनत जो भी हो सकता है हमसे। अब यकीनन इलेक्शन में हम सब जाएंगे, ये भी एक अहम स्टेज है जो आने वाली है। तो मैं डायलॉग का सिर्फ बता दूं कि डायलॉग के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट एलाइज को कन्विंस करने के बाद हमने ऑपोजिशन से बात की, और ऑपोजिशन में जो सबसे नुमाया था वो पीटीआई के साथ बात करना था। और उनकी जो टीम थी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे कॉलीग्स से मेरी बात हुई, तो मुझे यही पता चला कि उनकी टीम के साथ अच्छे डायलॉग्स हुए, अच्छी बातें हुई, और उनके अंदर भी एक थोड़ी लचक और थोड़ी देखी गई एक अंडरस्टैंडिंग टू सॉर्ट ऑफ सेटल थिंग्स, विच वाज गुड। और जो तय हुआ कि जी एक ही दिन इलेक्शन होगा, यहाँ तक तो बात आ गई ना जी, डायलॉग के ज़रिए आई ना। मतलब ठीक है, लड़ाई झगड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह, लेकिन डायलॉग के ज़रिए इस हद तक कंसेंसस हुआ। ये और बात है कि ख्वाहिशात उनकी ये हैं कि जी असेंबलियाँ तोड़ दो। अब असेंबलियाँ अपने मुद्दत से पहले तोड़ना, लोगों से जिस वक्त तक का मैंडेट लिया है उस वक्त से पहले करना, ये तो मुमकिनात में से नहीं था। लेकिन अलबत्ता 1 तारीख पर इलेक्शन की जब बात हुई, और पीटीआई की टीम, और उनको भी मैं क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने भी एग्री किया, दे ऑल्सो केम टू अ सोल्यूशन। मगर जब वो आउटकम उस तमाम पॉलिटिकल डायलॉग का अपने लीडर इमरान नियाज़ी साहब के पास ले गए, तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया। अब या तो वो पहले अपने लीडर से डायलॉग कर लें और उनको समझाते कि भाई आप जब हमें भेजते हैं अपने नुमाइंदे की हैसियत में किसी टेबल पे नेगोशिएशन के लिए, तो यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि 2 लोगों के मुख्तलिफ लोगों के साथ डायलॉग में आपको किसी चीज़ पर अग्री करना होता है। कोई चीज़ आपकी हम मान लेंगे, कोई चीज़ आप हमारी माने। लेकिन इमरान नियाज़ी साहब एक ज़िद्दी शख्स है, उनकी ज़िद ये है कि उन्हें कुर्सी चाहिए, उनकी ज़िद ये है कि उन्हें पावर चाहिए। और अगर वो अपनी पावर के आगे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं देखते, अगर वो अपनी पावर के लिए पाकिस्तान के अमन को, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और आइन को दाव पे लगाना चाहते हैं, तो फिर ये चीज़ें हमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। हम यकीनन फिर इस पर उनकी तनकीद भी करेंगे और मजम्मत भी करेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वो जो सितंबर की डेट है, उसको भी मेरा ख्याल है इमरान नियाज़ी साहब ने बड़ा दिल से लगा लिया है। और मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त पाकिस्तान ना देखे तो अच्छा है कि किसी की रिटायरमेंट जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करे। जो रिटायर होता है वो रिटायर होकर घर चला जाए, जिसकी जो टेन्योर है। लेकिन जब इलेक्शन तभी होने चाहिए। और इमरान नियाज़ी साहब को अपनी वो टीम जो उन्होंने भेजी थी और वो जो जिस आउटकम पे अग्री करके गई है, उनको अपने लोगों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। और मैं उनके लोगों को आपके तवज्जुह से कहूँगी कि वो अपने उस लीडर को समझाएं जो अपनी ज़िद पे तुला हुआ है, अपनी अना के पीछे वो पूरे मुल्क का नुकसान कर रहा है। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। शाज़िया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आइए देखते हैं कि इमरान खान के ट्वीट्स कितने अवामी हैं और कितने बस अपनी सियासत के गिर्द ही घूमते हैं। ये पैकेज देखिएगा, बड़ा मालूमाती किस्म का है। इमरान खान के ट्वीट्स कितने अवामी होते हैं और कितने ज़ाती या सियासी मसाइल पर मबनी। पिछले साल जुलाई से अब तक 842 ट्वीट्स का जायज़ा हमें ये बताता है कि इमरान खान के ट्वीट शिकायती, मलामती, तज़हीकी, धमकी अमेज़, दुहाई, सियासी सरकपाई से भरपूर तो हैं, मगर अवामी मसाइल का बराह रास्त अहाता बिल्कुल नहीं करते। ट्वीट्स में सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात और साजिश का ही विर्द है। उनकी तादाद 72 है। अगला नंबर एहतजाजी जलसों और नाम नेहाद हकीकी आज़ादी से मुतल्लिक ट्वीट्स का है, जो कि 62 हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत वाला ताना 61 ट्वीट्स में दोहराया है। इंतकामी कार्रवाई, जो कि इमरान खान के बयानिए का खासा है, 51 ट्वीट्स किए गए। वैसे तो हर ट्वीट में अपनी ज़ात नुमाया करते हैं, मगर 60 के करीब ट्वीट्स ऐसी हैं जो मैं, मेरा, मुझे वगैरह पर मबनी है। फौज, हैंडलर्स और डर्टी हैरी इमरान खान के पसंदीदा अल्फाज हैं। 50 के करीब ट्वीट्स किए हैं। अपनी 22 ट्वीट्स में उन्होंने बराह रास्त हुकूमत को धमकियां दी हैं कि उनको कुछ होने की सूरत में जिम्मेदार हुकूमत होगी। इस साल मजमूई तौर पे दहशतगर्दी के 436 वाकयात हुए,
जिन पर इमरान खान ने सिर्फ 10 मरतबा ट्वीट किए। कश्मीर मसले पे रैलियां निकालने के अहकामात देने वाले इमरान खान ने इस अरसे में कश्मीर इशू पर सिर्फ 4 ट्वीट्स किए हैं। अब जरा आइए उन अवामी इश्यूज की बात करते हैं जिनको बुनियाद बनाकर इमरान खान अक्सर हुकूमत को जुबानी ताना तो देते हैं मगर ट्वीट्स पर गायब ही नजर आते हैं। तालीम, भूख, गुर्बत, सेहत और शजरकारी समेत तमाम मामलात का जिक्र इमरान खान ने एक दफा भी बराह रास्त नहीं किया, यानी स्कोर 0। इन मामलात का जिक्र उन्होंने सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए 11 दफा ट्वीट्स में किया है। बिलियन ट्री सुनामी, जिसको वो अपना काबिले फख्र इकदाम कहते हैं, इस पर फेक न्यूज और जाली तस्वीरें ट्वीट करते रहे हैं। पूरे मुल्क को मुतासिर करने वाली मईशत और महंगाई पर इमरान खान ने महज 19 मरतबा बात की है। अगरचा पीटीआई नुमाइंदगान का ये मौक़िफ़ है कि ट्विटर पर्सनल स्पेस के लिए इस्तेमाल करने वाला एक टूल है, ताहम काबिले गौर बात यह है कि जब ट्विटर को इल्ज़ामात लगाने, धमकी देने और इदारों पर तनकीद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो सोशल इशूज़ को उजागर करने के लिए क्यों नहीं। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत के साथ सादिया फारूक, इस्लामाबाद। अमेजिंग, इमरान खान इतने ट्वीट करते हैं और बराह रास्त अवामी मामलात पर उनके ट्वीट्स का नंबर पिछले 9 महीने में सिर्फ 0 है।